नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। स्वागत है आपका बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में। विकास के पैमाने पर आखिर बिहार कहां खड़ा है, यह चुनावी बहस का अहम मुद्दा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के हवाले बताया कि गुजरात नंबर 1 प्रदेश है और बिहार 21वें नंबर पर। बाद में नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि यह रिपोर्ट केंद्र सरकार ने तैयार करवाई और यह रैंकिंग सिर्फ कारोबार करने में आसानी को दिखाने वाली है। संदेह नहीं कि कारोबार करने में आसानी के लिहाज से बिहार बहुत पीछे है। आखिर ऐसा क्यों है कि बिहार में 10 साल के सुशासन के बावजूद उद्योग धंधे नहीं लगे? बिहार में नीतीश कुमार ने अपने राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर किया, शासन की बहाली हुई, फिर भी न तो नई फैक्ट्रियां लगी और न बंद पड़ी फैक्ट्रियां चालू हुई। तभी उद्योग जगत के लोग चुनावी राजनीति पर नजदीकी नजर रखे हुए हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का चेहरा है तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी है, जिनके गुजरात में कारोबार करना सबसे आसान है। बिहार के उद्योगपतियों और कारोबारियों की इच्छा सिर्फ इतनी है कि जिसकी भी सरकार बने वह बातें न करे बल्कि सचमुच उद्योग का विकास करे। बहरहाल अब आगे के प्रोग्राम का ब्यौरा अजीत द्विवेदी से जानें। नमस्कार, मैं हूं अजीत द्विवेदी। बिहार के विकास की जब भी बात होती है तो वह कानून व्यवस्था और सड़क से आगे नहीं बढ़ पाती है। बिहार में पिछले 25 वर्षों में जो उद्योग लगे हैं उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है, लेकिन जो उद्योग धंधे बंद हुए हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती। आखिर बिहार में ऐसा क्या है जिससे यहाँ उद्योग धंधे नहीं लगते हैं और लोग अपना घर बार छोड़कर बाहर कमाने जाने के लिए अभिशप्त हैं? इस पर चर्चा करें, उससे पहले गौर करें इन सियासी चुनावी सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पूर्व मुख्यमंत्री और राजद मुखिया लालू प्रसाद यादव पर बेहद तीखा हमला किया है। उन्होंने लालू पर हमला करते हुए बेगूसराय की चुनावी सभा में कहा कि बिहार को चारा चोर लालू के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भ्रष्टाचार और जंगल राज के बीच विकास हो सकता है। उन्होंने पूछा कि बिहार की जनता को अपराध और भ्रष्टाचार चाहिए या विकास। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने धोखा दिया। उन्होंने लालू पर हमला करते हुए कहा कि उनको परिवार से आगे किसी चीज की चिंता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकवादियों को मार गिराया। अमित शाह ने मनमोहन सिंह और राहुल गांधी को भी निशाना बनाया। बेगूसराय की सभा में उनके साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जेपी नड्डा, मंगल पांडे आदि नेता मौजूद थे। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान से होने वाला नुकसान कम करने के लिए बीजेपी ने आरक्षण को समर्थन देने का ऐलान किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी नेताओं से ये भी कहा है कि वो लोगों के बीच जाएं और उन्हें भरोसा दिलाएं कि बीजेपी आरक्षण का समर्थन करती है, वो आरक्षण खत्म नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता लोगों को बताएं कि लालू और नीतीश अफवाह फैला रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित करने को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जमुई की एक चुनावी सभा में लालू प्रसाद ने कहा कि हमारे पास नीतीश कुमार दूल्हा हैं, लेकिन बीजेपी की बारात बिना दूल्हे की है। लालू ने मुकदमा दर्ज होने के बावजूद एक बार फिर जातीय भावना उभारने वाला भाषण दिया और कहा कि यादव का बेटा और कुर्मी का बेटा एक हो गया है तो उसके लिए ये लोग जंगल राज कह रहे हैं। लालू ने कहा कि ये जंगल राज नहीं है, मंडल राज पार्ट 2 है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी पिछड़ों और दलितों को एक हो जाना चाहिए। लालू प्रसाद ने कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और उनके साथ रहते कोई नीतीश का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। जन अधिकार पार्टी के नेता और मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव ने शिक्षकों को लेकर अपमानजनक बयान दिया है। बेगूसराय की एक चुनावी सभा में पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के शिक्षक
कुत्तों को भी पढ़ाने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनी तो शिक्षकों का वेतन 50,000 रुपए कर देंगे ताकि उन्हें खाने के लिए कुत्तों की तरह तरसना नहीं पड़े। पप्पू यादव ने कहा कि इसके लिए शिक्षकों को यूपीएससी के तर्ज पर परीक्षा देनी होगी और पास होने पर ही नौकरी मिलेगी। अब पेश है चुनावी सरगर्मी के बीच पार्टियों और नेताओं के बारे में इधर उधर से छांटी गई कानाफूसी। बिहार में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आई तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा, इस बारे में सिर्फ गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं। पार्टी के दूसरे नेताओं से इस बारे में पूछे जाने पर उनका जवाब होता है कि इस बारे में संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि संसदीय बोर्ड जल्द ही फैसला करेगा। लेकिन गिरिराज सिंह पिछले एक महीने में कम से कम 3 बार ये बयान दे चुके हैं कि कोई सवर्ण बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तभी सवाल है कि सिर्फ वो ही ये बयान क्यों दे रहे हैं? क्या किसी रणनीति के तहत पार्टी उनसे ये बयान दिलवा रही है या वो किसी खास सवर्ण नेता को लेकर आशंकित हैं, जिसकी वजह से बयान दे रहे हैं? 2 सवर्ण केंद्रीय मंत्रियों को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा पार्टी में अंदर खाने चल रही है। इनमें एक राजपूत है और दूसरे कायस्थ है। ऐसा लग रहा है कि गिरिराज सिंह ने इस चर्चा को बंद कराने के लिए कमर कसी है। वो इस बयान से 2 निशाने साध रहे हैं। एक तरफ पिछड़ा गोलबंदी कराने की लालू यादव की कोशिशों का जवाब दिया जा रहा है और दूसरे दावेदार बन रहे सवर्ण नेताओं को निपटाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट तो बना दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनमें से कई नेताओं को लेकर वो आशंकित है। भाजपा की आशंका 2 तरह है। एक आशंका भीड़ नहीं जुटने की है। वैसे भी चुनाव प्रचार के बीच अगर किसी स्टार प्रचारक की सभा के लिए भीड़ जुटाने का प्रयास होता है तो उम्मीदवार का प्रचार प्रभावित होता है। इसलिए ऐसे प्रचारकों की सभा कराने पर ज्यादा जोर रहेगा जिनके नाम से अपने आप भीड़ जुटे। इसमें नरेंद्र मोदी के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू, हेमा मालिनी और मनोज तिवारी जैसे नेताओं से ज्यादा प्रचार कराने पर जोर रहेगा। तभी कहा जा रहा है कि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम होने के बावजूद लाल किशन आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी प्रचार के लिए नहीं जाएंगे। कहा जा रहा है कि इनका नाम पहले से सूची में नहीं था, पर मीडिया में हल्ला मचने के बाद इनका नाम शामिल किया गया। इसी तरह शत्रुघ्न सिन्हा का नाम लिस्ट में है, लेकिन पार्टी नेताओं को ये अंदेशा है कि वो कहीं भी पार्टी लाइन से अलग भी बोल सकते हैं। ये भी संभव है कि पार्टी की आलोचना कर डालें और लालू नीतीश की तारीफ कर दें। इसीलिए उनकी भी सभा शायद ही कहीं हो पाएगी। अब एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चुनाव प्रचार के बीच बिहार के उद्यमियों की उम्मीदों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार में सब मानते हैं कि खाने पीने की चीजों का उद्योग लग सकता है। कृषि आधारित उद्योग के फलने फूलने की पूरी संभावना है। सुधा दूध की क्रांति इसकी मिसाल है। इसके बावजूद पिछले 25 साल में बिहार में औद्योगिक विकास लगभग शून्य रहा। इस चुनाव में नीतीश कुमार विकास को मुद्दा बना रहे हैं, तो दूसरी ओर भाजपा नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की बात कर रही है। इससे बिहार के उद्यमियों में उम्मीदें जगी हैं। इस पर आज हमने बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन BIA के नए अध्यक्ष रामलखन खेतान से बात की है। खेतान साहब, बिहार में विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है इस पर सारी दुनिया की नज़र है, पूरे देश की नज़र है, दुनिया की नज़र है। ये खबर आई है कि अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इन देशों के राजदूत भी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि ये है कि बिहार में जो नई सरकार बनेगी या जिसकी भी जीत होगी उससे इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट का इन्वायरमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन्वायरमेंट सब पूरे देश का प्रभावित होना है। कई बड़े आर्थिक फैसले भारत सरकार के भी अटके हुए हैं जो बिहार के नतीजों के बाद होने हैं या होंगे या नहीं होंगे, इस पर सबकी नज़र है। तो आपको क्या लगता है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए, यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या माहौल है? अभी आप किस तरह की पॉलिटिक्स देख रहे हैं? वर्तमान में जो बिहार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसको हम वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया मानते हैं, लेकिन जिस जोश खरोश के साथ में ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई थी, लोगों में जो उम्मीद जगी थी, यहाँ लोगों ने पैर फैलाना शुरू किया, लेकिन उस पॉलिसी का जितना सही ढंग से पालन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। कहीं न कहीं बाधाएं हैं उसमें। अगर वो इम्प्लीमेंट होती तो बिहार का सीन आज से बहुत ज़्यादा बढ़िया अभी होता। आगे जो सरकार बनेगी उनसे भी हमारी यही मांग होगी कि जो आज का बिहार आज पूरे हिंदुस्तान में लगभग सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, इसको आगे लाने का एक ही उपाय है कि यहाँ उद्योग
ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे। एक उद्योग के पीछे 20 से 50 आदमी का एम्प्लॉयमेंट मिनिमम होता है। अगर यहाँ 1 लाख उद्योग नए लगें तो सारा यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा, मैंने जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी। हमको लगता है कि बिहार में फिर समस्या नामी कोई चीज़ ही नहीं रहेगी। ऐसा माना गया कि जो पिछला 10 साल था राज का वो ठीक था, कानून व्यवस्था की भी स्थिति ठीक थी, सरकार भी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली थी और विकास करना चाह रही थी। इसके बावजूद इंडस्ट्री का बिहार में नहीं बढ़ना, या जो बंद इंडस्ट्रीज थी, जो चीनी की मिलें हों या इस तरह की जो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, उनका नहीं बढ़ना, नहीं खुलना, नए इन्वेस्टमेंट नहीं आने, इसका क्या कारण रहा हो? जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसका पूर्ण रूप से पालन न होना। सिंगल विंडो सिस्टम का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन आज भी उसका जो स्वरूप होना चाहिए वो समझिए कि नहीं के बराबर स्वरूप है। जो उद्योगपति बाहर से आता है वो ये सोच के आता है कि हम यहाँ जाएंगे और हमको सारी सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा कागजों में ही है, धरातल पैसा नहीं है। अगर वो धरातल पर होता तो ये सीन नहीं होता। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जो नई सरकार आएगी उससे? आप एक तो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जैसा है उस रूप में लागू करें, उसमें आप बताएंगे कि क्या बाधा आती है जो दूर करेगी जो नई सरकार तो उसको लागू कर सकती है? सबसे बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन की हो गई है। बाहर का आदमी जो आएगा उसको उद्योग लगाने के लिए जगह चाहिए। तो जगह अगर हमारी सरकार ये बोले कि भाई आप जगह खुद चयन करो लो, तो उसके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। बिहार के जो किसान हैं जिनके पास ज़मीन है उनको ज़मीन से बहुत ही लगाव है। वो ज़मीन को अपनी माँ मानते हैं, वो नहीं कहते हैं कि मैं अपनी माँ को बेचूंगा, अपनी ज़मीन को बेचूंगा। तो उस कारण से बाहर आने वाले लोग उस लफड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं भाई वो क्लियर कट ज़मीन मिल जाए। तो बिहार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि बिहार के पास किसी भी रूप में ज़मीन सरकार ही उपलब्ध करा के दे, वो खरीद कर दे, लीज कर दे। ज़मीन सबसे बड़ी उपलब्धता है। बिजली पहले से काफ़ी अच्छी हुई है, लेकिन इसमें जो बड़े उद्योग लगेंगे उनको बिजली की और आवश्यकता है। सिंगल विंडो सिस्टम एकदम पूर्ण रूप से प्रभावी होना चाहिए। जो भी और इनकी पॉलिसियों में खामी है वो अक्षरशः पालन हो, तो हमको लगता है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति यहां आने के लिए लालायित। किस पार्टी के एजेंडे में अभी जो पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उसमें किस पार्टी के एजेंडे में, किसी पार्टी के एजेंडे में ऐसा लग रहा है क्या कि इंडस्ट्री और डेवलपमेंट ये सब चीजें हैं, या सारी पॉलिटिक्स, कास्ट और उसके कम्बिनेशन और उन सब चीजों पर उलझी हुई है, या कोई एजेंडा दिख रहा है इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है उसके मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी घोषणा की है कि भाई हम बिहार के लिए इतना लाख करोड़ करेंगे। नरेंद्र मोदी जी आए जो केंद्र के सरकार हैं, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी घोषणा की कि भाई हम लाखों करोड़ रुपया बिहार सरकार को देंगे। तो ये अगर सिर्फ चुनावी मुद्दा है तब तो बिहार का विकास नहीं होना है। और दोनों ओर से जो वादे किए जा रहे हैं, जो आश्वासन दिए जा रहे हैं, अगर इसका सही में बिहार के लोगों के लिए ये धन उपलब्ध कराया जाए तो हमको नहीं लगता है कि बिहार हिंदुस्तान में कहीं भी पिछड़ापन में रहेगा। आपने खितान साहब 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही। एक तो सिंगल विंडो सिस्टम कहा आपने जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में इंप्लीमेंट किया है, और अभी एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि निवेश के हिसाब से नंबर 1 पसंदीदा राज्य गुजरात है। फिर उन्होंने लैंड एक्विजिशन एक्ट को भी बदल के, भूमि अधिग्रहण कानून को बदल करके उसको और आसान बनाने की प्रक्रिया उन्होंने करनी चाहिए थी, जो आप कह रहे हैं कि वो होनी चाहिए है। तो ये सब चीज़ें अगर वो कर रहे हैं और फिर जो पार्टियां उनकी विरोध करें, दोनों यहाँ हैं, तो उसमें से आपको क्या लगता है, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप करना चाहेंगे कि किसके होने से आपको लगता है कि स्थिति ठीक रहेगी? देखिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो नहीं बात करूंगा। मैं तो एज ए उद्योगपति ये बात करूंगा कि भाई जो आदमी आए उसको सुविधा मिलनी चाहिए। सुविधा उपलब्ध कराने वाले के हाथ में है कि वो सुविधा किस रूप में उपलब्ध कराता है, जिससे सामने वाले को कम से कम परेशानी। वर्षों से आप इंडस्ट्री के इस बॉडी से जुड़े हुए हैं तो आप जान रहे हैं चीज़ों को। गठबंधन की सरकार भी रही है यहाँ, सिंगल पार्टी की भी सरकार 90 के दशक में सिंगल पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन मैक्सिमम टाइम गठबंधन की सरकार रही है। इस बार भी जो लड़ाई है उसमें ही लग रहा है कि गठबंधन 8 पार्टियों का गठबंधन है, 2 गठबंधन है जिसमें 7 पार्टियां हैं, फिर वैसी सरकार बनेगी। तो उस तरह के सरकार का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर या और किसी तरह के डेवलपमेंट पर असर होता है? गठबंधन का और सरकार पर असर नहीं होता है, ये करने वाले के सोच पर डिपेंड करता है। मैं किसी भी दल का हूँ, अगर मेरी सोच है अच्छी तो मैं अच्छा काम करूँगा। मैं राज्य का अगर मेरे हित में विकास करने का उद्देश्य है तो मैं उस पर सोचूंगा तो विकास होगा राज्य का। बिहार में किस तरह के उद्योग लगवाना, मतलब आप चाहेंगे कि ज़्यादा किस तरह के उद्योग की संभावना आप देख रहे हैं? बिहार बहुत बड़ा राज्य है और यहाँ पूरा ओपन फील्ड है।
यहाँ ऐसा कोई भी बड़ा उद्योग नहीं है। यहाँ हर तरह के उद्योग आने का पूरा स्कोप है। यहाँ जो आएगा उसका सामान बिकना है, चूंकि यह पूरी तरह से ओपन फील्ड है। जिस तरह की इंडस्ट्री बिहार में सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकती है, जिसकी सबसे ज़्यादा संभावना है? सबसे ज़्यादा संभावना यहाँ खाद्य से संबंधित उद्योगों की है, क्योंकि वैसी खाद्य पूरे हर नागरिक को चाहिए खाने का सामान, और अभी जितना भी सामान है वो सब बाहर से यहाँ आ रहा है ऑलमोस्ट। तो खाद्य से संबंधित का उद्योग यहाँ पर बहुत अच्छा पनपेगा और उसकी यहाँ असीम संभावना। 8 नवंबर के बाद जो सरकार आनी है उसमें क्या क्या बदलता हुआ आप देख रहे हैं, क्या क्या बदलने की उम्मीद कर रहे हैं? भाई एक पूरे हिंदुस्तान में ये तो माहौल बन गया है कि भाई विकास ही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो आदमी को जात पात राजनीतिक दलों से उठ करके विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, और विकास की राजनीति हो, उद्योग लगे, हिंदुस्तान का सारा प्रॉब्लम दूर हो सकता है। जो भी सरकार बने उनसे हम यही उम्मीद करेंगे कि वो उद्योग को बढ़ावा दें, उससे हर तरह की समस्या का समाधान होगा, उससे कर आएगा, उससे बेरोजगारी दूर होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। तो उद्योग धंधा अगर छोटा या बड़ा, उसको हर तरह से सरकार बढ़ावा दे, और उसके बढ़ावा देने के लिए सरकार को बहुत सारी चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सरकार सेक्रीफाइस नहीं करती है, वो तुरंत तुलना शुरू कर देती है। अमेरिका, कनाडा, जापान में ऐसा होता है, सिंगापुर में ऐसा होता है। रहते हैं हम गलियों में, बात शुरू कर देते हैं हम बड़े बड़े शहरों की, वो नहीं। प्रधान साहब, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद बिहार की वास्तविक राजनीति का एहसास कराने वाली कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार की चुनावी हकीकत क्या है? पटना में चारों तरफ लगे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के होर्डिंग्स और पोस्टर एक कहानी दिखाते हैं, तो पटना से बाहर निकलते ही दूसरी राजनीतिक तस्वीर दिखने लगती है। वहां पोस्टर और होर्डिंग्स नहीं है, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में राजनीति है। सो हम लोगों ने पटना से बाहर गांवों में जाकर लोगों से चुनाव पर उनकी राय पूछी। पहले चरण के चुनाव वाले इलाके के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ली गई लोगों की राय आपके सामने पेश है। पता जो काम कर रहा है, जैसे मजदूर के भी कोई भी फायदा किया है अभी जनता हमारे गांव के लिए नीतीश कुमार किया, और जितना पार्टी है कोई करवे नहीं किया। पहुंचा लगले वोट खातिर किसी से फायदे नहीं है। वो भी जो बच्चा है सोसाइटी दुनिया आगे बढ़ा रहा, पढ़ा लिखा रहा, सब पैसों वैसो दिए रहा। सरदार ठीक ठाक है। हाँ, नीतीश कुमार जी नहीं, विकास के नाम पर वोट ही होगा। जो विकास करेगा उसको वोट मिलेगा। लालू यादव और नीतीश कुमार विकास बहुत किया, उसको वोट देंगे। हम लोग पार्टी पर नहीं जाते हैं, हम लोग विधायक पर हम है। जो विधायक को मोदी छोड़कर सिर्फ सुनिंदर मेहता विधायक घरेलू नेता था, इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं। ऊपर से हमको कोई मतलब नहीं। विधायक के नाम से काम किए हैं। जो रोड आज से 20 साल पहले साइकिल भी नहीं जा रहा था, वो रोड लास्ट में सुनिंदर मेहता अभी बनाया है। घास भी लाद के जा रहे हैं, ठीक से जा रहे हैं। हम लोग नीतीश सरकार और लालू जी को हम वोट दें। फिलहाल मोदी जी, अभी के दौर में मोदी जी। हाँ, वो दिल दिमाग में अभी छाया हुआ है सभी को। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं, या hsvyas के मेरे अकाउंट पर ट्विटर करके जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।